डेड ह्यूमन बॉडी पे टच किया या ब्लेड लगाया या एनीथिंग। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि अरे यार ठीक है क्या ही करना, इतना पैसा तो मिल ही रहा है कि एक पेशेंट आएगा लिख के ख़त्म करो। मंकी पॉक्स को लेके क्या अभी कॉलेज के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर बातें स्टार्ट हो गई है ना? मूवीज के अंदर दिखाते हैं या सीआईडी टीवी शो में दिखाते थे, क्या असल में फॉरेंसिक उतना आगे है या उससे भी आगे? बहुत सैटिस्ड बातें कर रहे हैं हम लोग, कुछ पॉजिटिव बातें हमें करनी चाहिए। आई एम नॉट प्लानिंग अ मर्डर। और बच्चे एक ही चीज के लिए जाते हैं क्लास, अटेंडेंस। तो मैंने स्नैपचैट छोड़ दिया और मतलब अच्छा लगता है अब छोड़ के। तो मेरे पास अगर कोई पेशेंट आएगा और अनइम्पॉर्टेंट वाली डिजीज़ में से आए तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी उसे कि यार ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं नहीं कर सकती तेरा ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब पहुंच गया कैजुअलिटी में, खुद पढ़े। तो सर ये तो बहुत होता है। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने शराब ज़्यादा पी ली, मेडेड लिया, तो उसके बाद तो काफ़ी इजी हो गया था। क्या डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है? हाँ। चीटिंग बहुत करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड, चिट लेके जा रहे हैं, हाथ पे लिख के जा रहे हैं, कितना कॉमन है ये। हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो वो एस्केप ढूंढते हैं स्मोकिंग में, ड्रग्स में, कि हमें ये करके रिलैक्स मिल रहा है। गवर्नमेंट हमारी मतलब फांसी देने को बोलती है क्योंकि ये पेनलेस मेथड होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे साथ हैं खुशी गर्ग, जो कि अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में डिस्टिंक्शन हासिल की है, टॉपर छात्रा हैं। ये पीडब्ल्यू से अपनी नीट यूजी की तैयारी से जुड़ी। पीडब्ल्यू का जो फेमस यकीन बैच है उससे इन्होंने नीट यूजी की तैयारी की, क्वालिफाई किया, फिर एमबीबीएस करने गई और उसके बाद नीट पीजी की तैयारी, एमबीबीएस के दौरान प्रॉफ एग्जाम्स की तैयारी, नीट पीजी की तैयारी भी ये पीडब्ल्यू के ही प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू मेडिट से कर रही हैं। तो इनका एक लंबा एसोसिएशन हो गया है पीडब्ल्यू से, पिछले 5, 6, 7 साल का मेरे ख्याल से। एक पुरानी जान पहचान इनकी, पर इनसे मुलाकात आज मेरी पहली बार हो रही है। आज खुशी से हम लोग ये समझेंगे कि एमबीबीएस में कॉलेज लाइफ को, हॉस्टल लाइफ को, फ्रेंड लाइफ को कैसे बैलेंस करें, और पर्सपेक्टिव लेंगे इनसे एमबीबीएस की जिंदगी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। और सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे सेकेंड ईयर के अंदर जब पोस्टिंग शुरू हो जाती है, क्लिनिकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, उसके साथ कैसे थ्योरी को भी मैनेज करना है, सभी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले खुशी, बहुत 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 बधाई हो, कैसा फील कर रहे हो आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपके सामने बैठ के। कभी सोचा भी नहीं था कि जब यूट्यूब वीडियोस में आपके देखती थी, उसके बाद यकीन मैथ्स में आपसे पढ़ा कि कभी आपके सामने बैठूंगी और ऐसे इंटरव्यू या पॉडकास्ट दूंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो एमबीबीएस के बारे में बताना, सबसे पहले तो यही बताना कि फर्स्ट ईयर की ज़िंदगी कैसी गई? सर फर्स्ट ईयर तो बहुत हार्ड लग रहा था, मतलब ऐसे रोते रोते ही काइंड ऑफ गया है। एनाटमी बहुत वास्ट है और बहुत हार्ड लग रही थी, मतलब चीज़ें याद करो फिर भूल जाते हो, याद करो फिर भूल जाते हो। और एक ही होता है, आप शुरू में आते हो यहाँ पे, अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो नीट यूजी के लिए, फिर थ्योरी पेपर लिखना, तो एक वो डिफरेंस होता है। उसके बाद एनाटॉमी तो बहुत बल्कि है। फिजियोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप समझ सकते हो, बट एनाटॉमी आपको क्रैम करनी ही पड़ेगी। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है थोड़ा क्रैमिंग मेरा ऐसे हार्ड लगता है मुझे। और बायोकेमिस्ट्री ऐसे सब बोलते हैं कि बाद में तो थोड़ा उस पर कम फोकस था, पर करती थी। तो फर्स्ट ईयर तो थोड़ा हार्ड लगा, पर फिर मेडिड लिया तो उसके बाद तो काफ़ी इजी हो गया था। जैसे रंजीत सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उनकी बहुत अच्छे से करवाते हैं वो, बहुत अच्छे से। और ममता मैम के निमोनिक्स तो काफ़ी हेल्प मिली उनसे। ममता मैम की माइक्रोबायोलॉजी के निमोनिक्स कुछ बड़े फनी से भी होते हैं। हाँ, काफ़ी फनी से होते हैं। तो और वो डायग्राम वगैरह बनाती हैं, उससे याद करवाती हैं। तो मैंने लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे, मुझे तब तक नहीं हो रही थी, उसके बाद फिर और ज़्यादा वीडियोस देखी मैम की, फिर यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस आने लगी थी, फिर वो और ज़्यादा फॉलो किया। मुझसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि ममता मैम किसी भी चीज़ का मेमोनिक बना देती हैं। कई बार उसका सेंस भी नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं होता। कुछ है ऐसा कोई एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा पता है आपको? कुछ भी एग्जाम्पल तो भी याद नहीं, बट ऐसा है। मंकी पॉक्स को लेके क्या अभी कॉलेज के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर बातें स्टार्ट हो गई है? नो सर, अभी इधर तो नहीं है इतना, और अभी तो कुछ नहीं। आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सुना? सर वायरस से हो रहा है,
मेनली। मैं आपको बेस बताता हूँ, आप मुझे समझाने की कोशिश करना। एक ऐसा वायरस है जो आज से लगभग 50-60 साल पहले आया था, एक मंकी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, जब लैब में एक एक्सपेरिमेंट, किसी एक दवा बनाने का कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहाँ से वायरस आया। इसके 2 वेरिएंट थे, एक वेरिएंट 1 कह लो, एक 2 कह लो। एक वेरिएंट बहुत डेडली था बट वो इतना कम्युनिकेबल नहीं था। एक वेरिएंट लेस डेडली था बट बहुत कम्युनिकेबल था। अभी इसका 1B वेरिएंट आया है जो कि डेडली भी है और कम्युनिकेबल भी है और बहुत तेज स्प्रेड कर रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पुराने जो वैक्सीन्स बने हैं क्या वो इस पे काम करेंगे दूसरे वेरिएंट पे? नहीं सर, अगर इसका म्यूटेशन होके नया आया है, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी फॉर्म बहुत जल्दी चेंज करता है। क्यों? सर ये उसकी वायरस की तो ये प्रॉपर्टी है। अगर वायरस ऐसा करता है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है? सर जो भी वैक्सीनेशन जैसे आपने कहा कि बने हैं, तो उसको उससे प्रिवेंट करने, मतलब उससे बचने के लिए, क्योंकि वो म्यूटेट कर लेगा तो वो जो पिछला वाला वैक्सीन है वो उस पर काम नहीं करेगा। तो वो अपनी ग्रोथ के लिए कि वो दूसरा अब उस पर काम नहीं कर रहा है पहले वाला, तो वो खुद ग्रो कर जाएगा। वायरस के पास खुद की कोई मेमोरी होती है कि उसे याद रहता है किस वैक्सीन से क्या हुआ, फिर वो चेंज हो जाता है? नहीं सर, जैसे अगर पिछला वाला जो है उससे उसको लगा के उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या उस पर इफेक्ट बढ़ा है तो वो म्यूटेट कर लेगा, और वो बहुत, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। आपको लगता है करंट वायरसेस जो आ रहे हैं वो पूरे इकोसिस्टम का एक आंसर है बिकॉज ऑफ व्हाट डिस्ट्रक्शन ह्यूमन हैज कॉज्ड? यस सर, ऑब्वियसली। सो आपको लगता है कि इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसे वायरस जनरेट करता है? कह सकते हैं सर। और इनका इतनी देर से कम्युनिकेट होना भी इसी का रीज़न है? हो सकता है सर, क्योंकि ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ से। तो क्या इस बारे में टीचर्स कभी क्लास में बात करते हैं पढ़ाते वक्त कि बहुत ज़्यादा कोर बातें होती है जो एग्जाम्स में आना है उसके अराउंड? नो सर, ये वाली तो नहीं होती है, मतलब मेन एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस। क्योंकि शायद सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यस सर। शायद समय नहीं है इस तरह की बात करने का। यस सर। मेरे जैसा नॉन मेडिको कर सकता है बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग तो सब सोच सकते हैं। क्योंकि सर वो हर लेक्चर उनके असाइन होते हैं टीचर्स के कि आज इस लेक्चर में इतना आपको करना है, उनके आवर्स डिसाइडेड होते हैं हर सब्जेक्ट को, तो वो फिर नहीं कर सकते शायद, तो एग्ज़ाम वाली ही चीज़ें होती है। कितना डिफिकल्ट होता है? एक तो आप सुबह कॉलेज करते हो, सुबह क्या पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता है, फिर शाम को आके क्या आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ते हो? क्या ये नीट यूजी जैसी ही जर्नी फील हो रही है अब? नहीं सर, उस टाइम प्रेशर था टू गेट इन मेडिकल कॉलेज। अब सर वो प्रेशर नहीं है, और अब सर मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है ये करना या पढ़ना, तो वैसा प्रेशर फील नहीं होता। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग लाइक 18 आवर्स भी पढ़ते हैं, तब थोड़ा होता है, और ठीक है एग्ज़ाम टाइम में तो सबको प्रेशर होता है। बट जैसे इसकी जो लाइव क्लासेस हैं मेडिड के, ये बहुत अच्छी हैं कि जैसे हमारा कॉलेज 4 पे ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ब्रेक होता है, मतलब आपकी छुट्टी है तो आप सो जाओ या जो भी करना है, देन ब्रेकफास्ट एंड ऑल 5 to 6, उसके बाद 6 to 7 आपके पास टाइम है, 7 से लाइव क्लास होती है। तो मेरा ये रहता है कि लाइव क्लास लेनी ही लेनी है, उससे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है कि शेड्यूल है कि हाँ पढ़ने बैठना है और पढ़ना है, वरना ना वो चीज़ हो नहीं पाती। मैं देखती हूँ बाकी लोगों को कि ठीक है चाहे आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो अपनी पेस पे कर रहे हैं, करना है तो करना है। किसी फ्रेंड ने बोल दिया चल यार बाहर चलते हैं तो चले गए। अब अगर मुझे कोई उस टाइम बोलेगा मैं लेक्चर ले रही हूँ चल यार बाहर चलते हैं, तो आई एम लाइक नहीं यार अभी मेरी क्लास है मैं नहीं जा रही। तो लाइव क्लास का बहुत बेनिफिट है जो बाकी पे नहीं है। एमबीबीएस के अंदर पीडब्ल्यू मेडिड में सेकंड प्रॉफ की रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी है और लाइव क्लास भी होती है, दोनों में क्या अंतर है और क्या आप दोनों देखते हो या कैसा? सर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सेम ही कंटेंट है, लेकिन ये होता कोई है एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते सर, जैसे पैथो में ये होता है, पैथो या माइक्रो हम लेंगे तो उसमें ये होता है कि टीचर से इंटरेक्शन हो जाएगा लाइव क्लास में, जो कि रिकॉर्डेड में नहीं होएगा। हाँ, रिकॉर्डेड में ये बेनिफिट होता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैं वापस जाके देख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे लाइव का ऑप्शन मिल रहा है और प्लस वो मिल रही है कि अगर चलो मुझे लाइव के बाद भी कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो मैं रिकॉर्डेड देख सकती हूँ, नो डाउट। बट लाइव में अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो मैं टीचर को हाथों हाथ बोल सकती हूँ कि सर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, वो फिर दूसरा तरीके से मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। अभी मैं 3rd ईयर की ही वीडियो ले रही थी, कुछ दिन पहले अभी ENT की थी लाइव क्लास, तो डॉक्टर जगदीश पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे नहीं आ रहा ये। जगदीश सर तो अभी आए हुए थे ना आज? सर वो मिले नहीं। अच्छा ठीक। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया,
तो उन्होंने फिर समझाया। चैट में बोला आपने? हाँ तो चैट वैसे नहीं चलती जैसे यकीन में बहुत तेज चलती थी सर, वैसे? इसमें कम बच्चे हैं शायद, तो चैट की तेज की बात हाँ, है, और क्योंकि फिर सर नंबर ऑफ पढ़ लेते डॉक्टर्स कम है ना हाँ, भारत में, yes। एक साल में 80,000, वहाँ 25 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। हाँ। तो और सर लाइव क्लास सब भी नहीं लेते, तो फिर हाँ। वो धीरे धीरे चलती है। तो मैं जनरली जिन बच्चों से बात करता हूँ सब बताते हैं कि हम रिकॉर्डेड वाला कंटेंट पढ़ लेते हैं, लाइव का तो सर टाइम नहीं मिलता है। नहीं सर, मैं तो लाइव। आपके स्कोर्स आपको लगता है लाइव क्लास करने से इम्प्रूव हुए? यस सर। शेड्यूल बन जाता है Yes, मोटा sir, मोटा, सबसे schedule मेन बन चीज तो जाता है। रिकॉर्डेड में होता है बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। यस सर। और मुझे अभी वायरल फीवर था, वेंसडे को लाइक 1 से 2 बुखार था, फिर भी मेरे को था संतोष सर की क्लास है मेडिसिन की, तो मुझे लाइव देखनी है, क्योंकि एक तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद है और जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं वो बहुत पसंद है। फिर बाद में मुझे लगा रह जाएगा तो रह जाएगा, फिर वो काइंड ऑफ बैकलॉग सा लगता है अब तो, कि एक भी वीडियो रह गई या कुछ आप नहीं ले पाए, अरे यार बैकलॉग है, अब भी पढ़ के ख़त्म करो, तो वो चीज़ रहती है। अब जगदीश सर ने हमें, मैंने बोला उनको, उन्होंने फिर से समझाया, फिर भी मुझे नहीं आया था, तो मैंने उनको फिर बोला, उन्होंने फिर समझाया, फिर उन्होंने कहा कि एक बार ही वापस पढ़ के आना। उन्होंने नेक्स्ट क्लास में शुरू में वो टॉपिक डिफरेंशिएट करने के लिए एक और पिछले टॉपिक से, क्योंकि 2 टॉपिक मतलब ऐसे थे कि कंफ्यूजिंग से थे, उन्होंने इतना अच्छे से डिफरेंस समझाया कि वो मेरे टिप्स पे है। बाकी लोग आ रहे कि ये कैसे होगा कैसे होगा, और मुझे इतना अच्छे से टिप्स पे था कि अभी मेरे ENT में जो इंटरनल असेसमेंट हुआ हमारा, उसमें भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए कॉलेज में। हाँ, पर बहुत बधाई हो। ये तो कॉलेज जाने के बाद मैंने देखा जनरली बच्चे लाइव क्लास नहीं अटेंड करना चाहते, रिकॉर्डेड कंटेंट देखना चाहते हैं अपनी स्पीड पे 1.5 1.25 पे। आपका अलग व्यू दिख रहा है। सर वो क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स देते ही नहीं लाइव क्लास, अच्छा। मैडेड ही देता है, और मैडेड ले नहीं रखा है बच्चों ने। उनको लगता है कि शायद धीरे देखने में टाइम वेस्ट होएगा, जल्दी से देख के ख़त्म करते हैं। इवन अगर मैं भी कभी जो रिकॉर्ड मतलब ये वाली लाइव क्लास नहीं ले पाती और फिर रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैं लाइव क्लास बाद में लेती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड पे ले लेती हूँ, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइव क्लास लूँ। लाइव वाली थोड़ी लाइव ही रहती है, इंटरेक्शन हो रहा है उसके अंदर, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा मजा आता है, ऐसा आपको और feel फिर होता है? जैसे क्वेश्चन पूछती हैं ओइशिका मैम ऑब्स गायनी की, तो फटाफट से सॉल्व करके बताना इसका ये आंसर है, तो उसमें मज़ा आता है। और फिर FMT में भी सर क्वेश्चंस पूछते हैं हर क्लास के बाद, 5-6 या 10 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं। फिर उसमें सर कहते हैं कि कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कि क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, आपका स्कोर क्या है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अभी टॉपिक किया, अभी आपको इतना आता है, तो उसमें लाइक एक बूस्ट अप ऐसा फील होता है। फिर सर लिखते हैं हर आंसर पे कि इसने सबसे पहले आंसर किया फोरेंसिक में, तो वो पता नहीं ऐसा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, अगर मैं पहले आंसर करूँगी तो सर मेरा नाम लिखेंगे। जितने बच्चे मेरे 3rd ईयर में पहुंच के फॉरेंसिक पढ़ते हैं, डिटेक्टिव बन जाते हैं। हाँ, उनकी बातें बदल जाती है, एकदम डिटेक्टिव वाली बातें करेंगे। आपको पता है बाल के एक स्ट्रैंड से हम ये पता लगा सकते हैं DNA कैसा लगा आपको फॉरेंसिक? क्या पढ़ने के बाद आपको लगा डिटेक्टिव बन रही हूँ मैं? सर अच्छा लगा, जैसे हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन बहुत कॉमन चीज़ होती है, यस, तो उसमें डिफरेंस पता करके अच्छा लगा। वरना तो ऐसे लगता था क्या होता है, फांसी या कुछ भी है कि ठीक है गला बांध दिया, क्या उसमें क्या ही है। अब पता चला अच्छा इतने डिफरेंस होते हैं और ऐसे ऐसे पता आप कर सकते हो। तो कैसे पता चल सकता है सर? पहले तो इनका मतलब समझाओ। हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग मतलब इंसान ने खुद से, हाँ, हैंगिंग मतलब, और स्ट्रैंगुलेशन मतलब किसी ने पीछे से किया। हाँ। तो सर हैंगिंग में ये होता है कि जो नॉट होती है वो V नॉट होती है, यहाँ पे आएगी ऐसे, और स्ट्रैंगुलेशन में अगर इंसान करेगा तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल नॉट होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल मार्क होता है नेक पे, क्योंकि ऐसे पकड़ के मारेगा। और इसमें V शेप होती है। और सर ये होता है कि अगर हैंगिंग होती है तो ब्लीडिंग वगैरह मेनली नहीं देखी जाती है नोज से, आईज वगैरह से, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं कि जिनसे हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इंटरनली भी ऑर्गन्स में जैसे कॉन्ट्यूशन एंड ऑल वो सब देखा जाता है स्ट्रैंगुलेशन में, बट हैंगिंग में नहीं देखा जाता। इसलिए और हैंगिंग में इंसान बोलते हैं बहुत जल्दी अपनी सेंस लूज कर देता है, इसलिए उसको पेनलेस मेथड भी बोलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हमारी मतलब फांसी देने को बोलती है, क्योंकि ये पेनलेस मेथड होता है। सडन जर्क से डेथ होती है। हाँ, और वो अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, तो उसको पता नहीं चलता, वो पेन फील नहीं करता। बहुत सैटिस्ड बातें कर रहे हैं हम लोग, कुछ पॉजिटिव बातें हमें करनी चाहिए। शायद आप लोग ये भी पढ़ते हो कि आप
चोट का निशान देख के बता सकते हो कि किस बंदूक से गोली चली यस थी? सर। ये कैसे होता है? सर जो गन होती है उसमें ना राइफल वो बोलते हैं, उसमें एक पैटर्न होता है हर गन का। तो जो पैटर्न होता है गन का वो बुलेट पे छप जाता है। तो वो बुलेट जब एंट्री करता है या फिर अभी हमें जब मतलब हम बुलेट निकालेंगे बॉडी में से, तो वो जो पैटर्न होता है वो हर बुलेट का अलग होगा, मतलब वो गन की वजह से आता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इस गन से बुलेट निकली है। जितना मूवीज के अंदर दिखाते हैं या सीआईडी टीवी शो में दिखाते थे, क्या असल में फॉरेंसिक उतना आगे है या उससे भी आगे है? सर काफ़ी आगे है। कोई और एग्जाम्पल आपने पढ़ा हो इस तरह का इंटरेस्टिंग? लेट अस से कोई इंसान है जिसने किसी बॉटल से खोल के कुछ पिया, उसके बाद वो रोड पे गिरा, उसके सर पे चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही है। 3 hours later ही इज फाउंड डेड, किसी ने नहीं देखा। क्या आप ये पता लगा सकते हो कि इसकी जो डेथ हुई है वो सर पे चोट से हुई है या जो उसने पानी पिया उसमें कुछ मिला हुआ था उससे हुई? यस सर। कैसे? सर एक तो पहले चोट हम देखेंगे कि कितनी सीवियर है, कि वो उतनी मतलब उतनी चोट इनफ है कि इंसान की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती, पहली चीज़। फिर उसके बाद जब हम बॉडी ओपन करते हैं तो हम उसमें जो विसरा होते हैं उनको ओपन करते हैं, मतलब विसरा मतलब ऑर्गन्स एंड ऑल, उन सबको जब ओपन करते हैं तो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। और बट वेसरा टेस्ट तो टेक्स अबाउट लाइक 30 days और 45 days, तो तब तक तो बहुत डिले हो जाएगा पता करना। और कोई तरीका? सर फ्लूइड्स तो check अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं बच्चों से बात तो काफी कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट प्लानिंग अ मर्डर। बस मैं बातें फॉरेंसिक की बात करूँ, बच्चे बड़ा एक्साइट हो जाते हैं, कहते हैं मैं डिटेक्टिव बनूंगा सर, अब मैं फॉरेंसिक साइंस सीख गया हूँ। और कोई तरीका पता लगाने का कि जहर दिया गया है इंसान को? सर फ्लूइड वगैरह वो सभी निकालते हैं, कि स्टमक में से फ्लूइड वगैरह निकालते हैं, फिर उसको टेस्ट आगे भेज देते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, देखने के लिए कि हार्ट का कुछ डिफरेंट बिहेवियर होगा अगर जहर से डेथ हुई है या चोट से डेथ हुई है, सेम रहेगा? सर टॉक्सिक मिलेगा। टॉक्सिक मिलेगा? टॉक्सिन मतलब अगर पानी में कुछ छूका या जो भी लिक्विड उसने लिया तो वो मिल जाएगा। ड्राउनिंग वगैरह के केस में भी पता चल जाता है कि इंसान खुद डूब के मरा या फिर पहले मारा और फिर उसको पानी में डुबा दिया। तो फॉरेंसिक यहाँ पे हेल्प करते हैं। फर्स्ट ईयर में पहली बार आपने एक डेड ह्यूमन बॉडी पे टच किया या ब्लेड लगाया या एनीथिंग, कैसा था वो एक्सपीरियंस? डर लगा था पहली बार देख के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। मैं मोपअप राउंड में गई थी अपने कॉलेज में, तो मैं ऑलरेडी 2 महीना पीछे थी बाकी सब लोगों से। मैं एक ही सीट बची थी उस कॉलेज की और वो मुझे मिल गई थी, तो सब कुछ सेटल हो गया था और मैं बाद में गई थी। तो मेरा फर्स्ट डे था, मैं मैम को बोलने गई, मैम मेरा फर्स्ट डे है। मैम ने कहा वो ना कुछ यहाँ से काट रही थी, तो उन्होंने कहा हाथ पकड़ो। मैंने कहा ठीक है, हाथ पकड़ लिया। फिर वो थोड़ा शायद लूज हो रहा होगा तो उन्होंने कहा टाइट करो डेड बॉडी। हाँ मतलब टाइट पकड़ो हाथ की, वो फिर कट लगानी थी। तो मैंने कहा हाँ ओके, क्योंकि शायद मुझे बहुत पैशन था, मुझे भी बात बहुत लोगों ने पूछा कुछ हुआ नहीं, जैसे बोलते हैं कि नौशिया होता है बच्चों को। मैंने कहा नहीं, शायद मेरी जर्नी इतनी लंबी हो गई और मुझे इस चीज़ की इतनी वैल्यू थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बल्कि कि मैंने आज डेड बॉडी देखी फर्स्ट ईयर में और मैंने पकड़ा, ये किया, फिर कटवाने में हेल्प। बट एट द सेम टाइम इनको ये प्लेज भी दिलाई जाती है कि इसकी फोटो नहीं खींच सकते, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी तरह से। दैट हैपेंस इन योर कॉलेज? सर वो पहले हो गया आप था, तो लास्ट मैं में लेट पहुंचे थे, चुकी थी। आपको तो हैंडशेक का मौका मिला लास्ट में जाके। कितना फ्रिक्वेंट होता है? सर रोज होता है ये, मतलब रोज आपका एक पीरियड लगता है, लेक्चर लगता है, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है एनाटॉमी और इसमें आपको पढ़ने की और साथ साथ इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो चीज़ें आप देखते हो और फिर पढ़ोगे तो वो बेटर रिटेन होती है। तो इसलिए ऑलमोस्ट रोज होता है इसका लेक्चर। तो और मतलब DH बोलते हैं डाइसेक्शन हॉल, तो आपको मतलब एक लेक्चर लग ही जाता है कि आपको वहाँ पे जाके देखना है या पढ़ना है। असल में एक अच्छा डॉक्टर बनना और कॉलेज के अंदर एग्जाम में स्कोर करना, क्या दोनों सेम चीज़ है या अलग चीज़ होंगी? अलग होगी सर। थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, उनसे पूछो अरे सर वही सिम्टम लिखना है, हेडेक हो जाएगा, नौशिया हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, अरे सर 4 सिम्टम लिख के खत्म। डज दैट हैपन रियली? सर वो ना पर्सनल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप
क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। मतलब स्कोर करना भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है यहाँ पे कॉलेज में, ऑब्वियसली हार्ड होता है क्योंकि मार्क्स बहुत वैसे मिलते हैं, हार्डली मिलते हैं आपको, आप इतना लिख रहे हो, एक्सप्लेन करो, तब मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन सर अच्छे डॉक्टर के लिए एम्पैथी होना और चीज़ें समझ के करना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि अरे यार ठीक है क्या ही करना, इतना पैसा तो मिल ही रहा है कि एक पेशेंट आएगा लिख के ख़त्म करो। पर एक एम्पैथी होना कि अगर कोई आ रहा है, वो बीमार होता है तब आता है, और आपके लिए चाहे वो पेशेंट कुछ नहीं है पर उसकी फैमिली के लिए तो वो सब कुछ होता है एक इंसान, तो वो चीज़ समझना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना। अगर इंसान मतलब डॉक्टर अगर वो चीज़ समझ के करेगा तो वो अच्छा करेगा मेरे हिसाब से, बजाय उसके कि हाँ ठीक है यार करना है करते। मैं अभी जब घर गई थी तो मैं एक क्लिनिक पे गई थी मतलब सीखने, क्योंकि मुझे लगा कि एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी मुझे और क्लिनिकल की नॉलेज हुई थी। तो मैं जब गई मैंने देखा वो जैसे ट्रीट कर रहे थे लोगों को इतना अच्छे से और इतना अच्छा उनकी अप्रोच थी, तो लाइक इतना सीखने को मिला। शायद 2-3 दिन में ही इतना ज़्यादा सीखने को मिल गया कि डिफरेंस पता चल गया कि आप देख कर कैसे बताओगे ये वायरल फीवर है, ये टाइफॉइड है, डेंगू का ये सिम्टम होगा, क्योंकि इतना पढ़ के नहीं आता है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स से आप बहुत सीखते हो, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये क्लिनिकल पोस्टिंग वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वहाँ सीख सकते हो बुक से नहीं सीख सकते। अभी जो संतोष सर की सीरीज चल रही है हैरिसन सीरीज, उसमें वो क्लिनिकली पढ़ा रहे हैं, वो इतनी अच्छी सीरीज़ है, इतनी अच्छी सीरीज़ है। मैं वो सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें अप्रोच टू फीवर, अप्रोच टू डायरिया, अप्रोच इन सब सीरीज के नोट्स भी आते हैं साथ में। सर मैं तो हैंडमेड ही मतलब लाइक मैं तो आपने इन नियर नोट्स इनको गिफ्ट करेंगे, निकाल के देना एक नोट्स मेरे को इसमें से एक बस। हाँ बस ये नोट्स आपने नहीं लिए। इस नोट्स का फीडबैक मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है कि ये पूरी तरह से सिंक है लेक्चर के साथ। बट आई थिंक ये सिंक रिकॉर्डेड लेक्चर जो नहीं है उनके साथ शायद ये सिंक में है, वो उसी के साथ होंगे सर, क्योंकि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी नोट्स वैसे ही सिंक होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ होते हैं। मुझे बच्चे ये फीडबैक देते हैं कि इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा नोट्स लिखना नहीं पड़ता, इसी में हम हाईलाइट कर लेते हैं और फिर एग्जाम टाइम पे वो फायदा देता है। मेरे को लगता है कि पता नहीं हैंड रिटन बेस्ट होता है, तो मैं तो ये भी हैंड रिटन जैसे ही है वैसे। सही शायद ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो सेमेस्टर के जस्ट पहले पढ़ते हैं और इसी में से हाईलाइट कर करके फिर लास्ट। बहुत बच्चों ने इसका अच्छा फीडबैक दिया है। कई बार उनके लेक्चर थोड़े से भी नोट्स से अलग होते हैं ना, तो वो मेल लिख देते हैं कि इस टॉपिक के इस लेक्चर में नोट्स में कुछ चीज़ें अलग लिखी है, लेक्चर में अलग लिखी है। मैंने कहा कितने तुम आलसी हो गए हो, तुम्हें नोट्स नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी। आपसे यूट्यूब मैंने तो हमेशा बोला है कि नोट्स खुद से बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वही आदत है कि खुद से ही बनाने, और सही भी लगता है। मतलब आप अलग पेन यूज कर सकते हो, आपको पता होता है कहाँ क्या लिखा है, और काइंड ऑफ एक बार लिख ले तो मुझे लगता है बेटर होता है। और जब टाइम है तो ठीक है, सही बात है। और पढ़ने के लिए तो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं ही ऐसे लगता है मुझे। और इतना फिर आप अलग अलग स्टफ पढ़ते भी नहीं हो उस टाइम, फिर आप सुनोगे सिर्फ, मतलब आप पढ़ोगे नहीं, आपका ध्यान रहेगा मैच करने में। ये सर यहाँ पे बोल रहे हैं, आप ये ढूंढो कहाँ पर लिखा है, आप ध्यान नहीं दोगे उतना। तो मुझे लगता है कि वो बेटर होता है। अटेंडेंस को बच्चे एमबीबीएस में सीरियसली लेते हैं? नहीं सर, लेते तो नहीं है, लेकिन कॉलेजेस की वजह से लेनी पड़ती है, वरना उनका बस चले वो कॉलेज नहीं जाके वो लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो से पढ़े। दिस इज द सीन। कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ में उतनी अच्छी नहीं होती है। शायद कई बार उतना टाइम भी नहीं मिलता है, ये भी रीजन है। कई बार ऐसा होता है कि इस सब्जेक्ट की 2 घंटे क्लास लगेगी 10 से 12, टीचर खुद 11:30 बजे आता है। यस सर, होता है। और बच्चे एक ही चीज के लिए जाते हैं क्लास, अटेंडेंस। कब आएगा टीचर, कब होगी अटेंडेंस। कई बार तो क्लास के जस्ट एकदम लास्ट में जाते हैं बायोमेट्रिक देख के पढ़ने के लिए। हमारे भी अगर आपने बायोमेट्रिक वाले भैया को सेट कर लिया तो लाइफ आपकी अच्छी हो गई। सर हमारे कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं है, हमारे में वैसे अटेंडेंस हाँ वो होती है, तो बहुत लोगों ने कर रखा है शायद पर मेरी अटेंडेंस सही है। तो लाइक कम्युनिटी में मेरी 90+ है, फॉरेंसिक में थोड़ा मार्जिन पे है, पर 75+ मेंटेन। कम्युनिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है? yes, तो जहाँ आपको गांव में या आसपास की जगह जाना होता है, फैमिली अडॉप्ट करना। सर सेकंड ईयर में भेजते हैं। आप क्या सेकंड ईयर में स्टार्ट? सेकंड ईयर में, लेकिन पढ़ाई थोड़ा कुछ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भी भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? सर शुरू में जब जाते थे तब तो बहुत अच्छा लगता था कि चलो ट्रिप हो रही है जा रहे हैं,
और फिर फैमिली वगैरह मिली तो भी कि पूछना, इंटरेक्शन करना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अभी जब वो जाना। फैमिली तो आपको स्टूडेंट नहीं डॉक्टर समझती होगी। यस सर, वो फैमिली उतना अच्छे से ग्रीट करना, और उतने एजुकेटेड भी नहीं होते वो नो लोग। सर, हाँ। और बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और सब पूछते हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपको डॉक्टर समझ रहे हैं, चाहे कॉलेज में जो भी हो आपका, तो उनसे मिलके अच्छा लगता है। और कम्युनिटी एज अ सब्जेक्ट में बोलूँ तो काफ़ी वास्ट है। पर बच्चे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो डायरेक्ट उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। नहीं सर, जुड़ते हैं ना। किस ईयर में? सेकंड ईयर में? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जुड़ते हैं, पर सेकंड ईयर में तो नहीं जुड़ते, तब तो सीरियसली नहीं तब लेते। सीरियसली नहीं लेते। यही होता है कि सर अभी भी फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जा रहे हैं, और लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं तो बच्चे फिर सीरियसली नहीं लेते उसको भी। यस सर। पर फिर वही होता है कि फोर्थ ईयर में आके इतना माइनर्स की माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? नहीं सर, इन ये वाला कम्युनिटी तो मेजर है, माइनर होते हैं ऑप्था ईएनटी। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेक्स्ट ईयर में जिनके नंबर जुड़ेंगे, बच्चे इसकी भी अटेंडेंस मेंटेन करते हैं? सर अभी तो नहीं कर रहे थे, अभी कॉलेज वालों ने बोला कि फाइन लगेगा तो थोड़ा आ रहे हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है चलो डीन ने बुला लिया है सबको, तुम्हारे क्लास की अटेंडेंस खराब है। सर अभी नहीं, वो फिर वो लास्ट में करते हैं क्योंकि वो रोक लेते हैं बच्चों को फिर पेपर देने के लिए, तो उस टाइम करते हैं। अभी तो नहीं करते, अभी तो आना है आओ, नहीं आना बताओ, फिर वो फाइन लगा देते हैं। चीटिंग बहुत करते हैं एमबीबीएस में बच्चे, ये सब मैं ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूँ, लोगों ने सुने क्योंकि मैं बहुत एमबीबीएस के बच्चों के टच में रहता हूँ। चीटिंग बहुत करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड चिट लेके जा रहे हैं, हाथ पे लिख के जा रहे हैं, कितना कॉमन है ये? सर अभी हमारे सेकेंड ईयर के प्रॉफ हुए थे तो हमारे फार्मा में एक ही मैम थी, तो वो कितना इन्विजिलेट करती, तो इसलिए बच्चों ने प्री प्रॉफ में भी और उससे पहले भी जो हमारे टर्मिनल हुए थे, पढ़े तो है नहीं, तो हाथों पे लिख के लाए। सर्दियाँ थी, यहाँ तक स्लीव्स हैं, यहाँ पे ऐसे किया, वॉशरूम में गए, लिख लिया, फोन ले आए, सब कर लिया। 2 तो निकल गए, अब प्रॉफ आया, प्रॉफ में क्या कर रहे, छुट्टी भी नहीं थी, कुछ ऐसा सीन था, तो तब भी हाथ पे लिख लिया, लेकिन तब बहुत सारे बच्चे पकड़े गए, तो उनके हाथ वाथ धुलवा दिए। पैरों पे लिख रखा था, पैरों पे तो नहीं देखे, तो थोड़ा सा ऐसे रहा। फिर आसपास आगे पकड़े जाने पे बैक लग जाती है? सर वो टीचर पे डिपेंड करता है, अगर वो थोड़ा वैसे है तो वार्निंग दे के छूट देते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो। मैं जिस कॉलेज में था वहाँ चीटिंग में अगर कोई बच्चा लेटेस्ट से किसी एक एग्जाम में पकड़ाया गया, सेमेस्टर एग्जाम में, तो यूएफएम लगता है, तो उसके उस पेपर में नंबर 0 करते हैं, और फिर उसके पहले जितने पेपर हुए थे सब में नंबर 0 कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी ईयर बैक लगना बहुत श्योर है, अगर चौथा पांचवा पेपर है तो एक साथ सारे माना जाता है। आपने अभी तक सारे पेपर में चीटिंग की है जितने हुए हैं, और सब में 0 करके ईयर बैक लगा देते हैं सीधा, तो बहुत ही रिजेक्ट थे इस चीज़ के लिए। तो हमारे यहाँ कोई मेन सेमेस्टर में या मेन प्रॉफ में जिसको कह लो हिम्मत नहीं करता था चीटिंग करने की। नहीं सर, यहाँ पे तो बुझाती, मतलब करते हैं। गोइंग इन सेकेंड ईयर इन थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत बदनाम है फॉर ड्रग कल्चर एंड एवरीथिंग, एमबीबीएस में भी तो कम नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा है। और डॉक्टर्स, आपको तो लोगों को बताना था कि क्या हेल्दी रहना है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीनी है, नशे नहीं करने, पर एमबीबीएस कॉलेज के हॉस्टल में जाओ, वहां से ज्यादा नशे कहीं नहीं हो रहे हैं। कैसे ये प्रमोट हो रहा है, आप कैसे बचते हो? सर बच्चों ने ना आजकल ट्रेंड बना लिया है कि स्ट्रेस से बचना है, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो वो एस्केप ढूंढते हैं। उनका एस्केप होता है स्मोकिंग में, ड्रग्स में, कि हमें ये करके रिलैक्स मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो काइंड ऑफ एस्केप बना लिया अननेसेसरी। और एक पीयर प्रेशर हो गया है बहुत ज़्यादा कि चलो, आई थिंक ये दूसरी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा सही है, पीयर प्रेशर। अगल बगल सब कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करूं। हम मॉडर्न है, हम इसलिए करेंगे, पीयर प्रेशर है, हमारे दोस्त कर रहे हैं, हमें ग्रुप बनाना है, हमारा ग्रुप टूट जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ सबसे मजाक की बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बच्चा किसी दिन ज़्यादा नशे कर लेता है तो फिर लगता है रात में उसे कहाँ हॉस्पिटल ले जाए। यहाँ वो प्रॉब्लम भी नहीं होती, हॉस्टल में प्रॉब्लम हुई और वहीं बगल में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कोई ऐसे केस बिना नाम लिया बताओगे, ऐसा कभी हुआ है कि कोई बच्चा बीमार हुआ हो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए? सर, जैसे मेरे पास तो कॉल आ रहे हैं रात में 1-2 बार कि सर इसने ये कर लिया है, अभी ये उठ नहीं रहा है, अब सर क्या करना है? मैंने कहा अब इस चीज़ के लिए तुम मुझे, मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जाओ। सर वहाँ वो पूछेंगे इसने क्या किया। हमने कहा तो बताना, पूछेंगे तो अब क्या कर, सर इसके पापा को बता देंगे। हमने कहा इसकी जान बचाओ क्योंकि पहले पापा को पूछना है।
सर जैसे अल्कोहल वगैरह ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह हो गई, फिर डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो गया तो ड्रिप लगेगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो पूछेंगे। तो पीजी, हमारा कॉलेज में पीजी कोर्स भी है तो पीजीज भी रहते हैं, तो पीजी सर ऐसा कर लिया इसने, तो वो आके बस ड्रिप लगा देते हैं हॉस्टल के अंदर। नहीं सर, कैजुअलिटी में जाके वो आ जाते हैं। डॉक्टर साहब पहुंच गया, कैजुअलिटी में खुद पड़े। तो सर ये तो बहुत होता है। क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने शराब ज्यादा पी ली। बट विद टाइम बच्चे इसको छोड़ना भी स्टार्ट करते हैं, गोइंग टुवर्ड्स फाइनल ईयर जब ये पहुंचते हैं तो फिर ये हैबिट्स उनकी छूटती है। सर बहुत कम क्योंकि फाइनल ईयर में ये होता है इतने सब्जेक्ट्स हो गए और स्ट्रेस है, पीजी का स्ट्रेस है तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर मेरे को तो लगता है कि मतलब ये आपके बिकॉज ऑफ द रीजन कि 54% बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं आर फोर्स्ड बाय पेरेंट्स, उनकी खुद की चॉइस ही नहीं थी कभी डॉक्टर बनना। तो जब वो एमबीबीएस करने पहुंचते हैं वो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, हो सकता उनका सपना ही नहीं था डॉक्टर बनना, तो वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मुझे करना क्या है। हैंड होल्डिंग के लिए पेरेंट्स नहीं है, अब वहाँ पे वो कोचिंग वाले टीचर्स भी नहीं है या कोई साथ का बंदा भी नहीं है, शहर से दूर है, धीमे धीमे गलत आदत में बच्चा फंस जाता है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ मेरे साथ में, जूनियर्स और वैसे भी, पेरेंट्स डॉक्टर है तो उन्होंने फोर्स किया है बच्चों को कि तुम्हें बनना है, उनका कोई मन नहीं, उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं करना था, पेरेंट्स बोले तो अब क्या करें, वो वाली चीज़ है। तो अब जब ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली फिर आप कहीं ना कहीं अपना ये तो ढूंढोगे ना कि किसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि पढ़ने में तो आ नहीं रहा है, तो चलो यही करते हैं। तो सर ये तो होता है, और उससे बड़ा फिर वही पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स बोल रहे हैं पार्टीज में जाना है, ये करना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ये आप पे डिपेंड होता है, आपको नहीं करना है तो नहीं करना। और इवन फिर उन लोग का ना ग्रुप अलग बन जाता है कि स्मोकर्स का अलग ग्रुप है और ड्रिंकिंग वाला अलग ग्रुप है, फिर आप उस ग्रुप में फिट नहीं होते तो आप वो धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हो, फिर वो एक अलग ग्रुप बन जाता है नॉन स्मोकर्स का, और जो ये सब नहीं करते। आपके कॉलेज में सबसे वायरल सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट होता जा रहा है? स्नैपचैट होता जा रहा है बहुत तेजी से कॉलेज में, बहुत तेजी, स्पेशली एमबीबीएस कॉलेज में, क्योंकि गर्ल्स वहाँ पे ज़्यादा है तो स्नैपचैट का कल्चर किस लिए यूज़ करते हैं बच्चे? क्या है स्नैपचैट में? सर एक तो प्रिवेसी, कि अगर कोई किसी को, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखते हैं कि इसके ये म्यूचुअल है, स्नैप पे वो नहीं दिखता। स्नैप पे प्रिवेसी ज़्यादा है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो किसी की फ़ोटो का या सेव करते हो तो पता चल जाता है। तो सर मेनली तो ये दो रीज़न है कि लोग दूसरे फ़ोन से ऊपर से खींच लें तो सर वो कर सकते हैं, लेकिन खुद के से नहीं कर सकते। चलो, और उसके लिए भी फिर किसी को बोलना पड़ेगा, रास्ता है, ठीक है। बेचारे लड़के सोच रहे होंगे अरे यार, हाँ फिर तो इसलिए सर ये स्नैपचैट ज़्यादा। स्ट्रीक, यस सर, स्ट्रीक के पीछे सर जैसे मैं आपको भेजती हूँ कोई फोटो और आप मुझे भेजते हो और ऐसा आप 2 दिन तक करते हैं तो 2 स्ट्रीक बन जाती है। फिर कोई भी रैंडम इंटरनेट से फोटो कुछ भी सर खींच के भेजो, कुछ हाँ कुछ भी, ठीक है। तो सर ये होता है, शुरू में मैं गई थी तो मुझे भी लगा कि अच्छा सब लोग स्नैप पे हैं, मुझे शायद आना चाहिए, फोमो होने लगा। हाँ यस सर। तो मैं आई, उसके बाद स्ट्रीक भी मेंटेन हुई, आई गेस 50 डेज तक की तो मैंने की थी। क्या भेजते थे आप लोग? सर क्लास है, मान लो क्लास हो रही है, ऐसे ही एक खींच ली फोटो, कहीं जा रही हुई, मतलब रैंडम जो मन है। भेजना है पता नहीं सर, मेरे को भी नहीं पता था। फिर उसके बाद एक दिन मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रीक से, कोई फायदा है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि 100 डेज की स्ट्रीक हो गई तो आपको कोई नया फीचर मिल जाता होगा, कुछ नया फीचर मिल रहा है, या वो आपको कुछ पे कर रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों भेज रहे हैं, क्या हो जाएगा 7 दिन की स्ट्रीक करके। तो मैंने स्नैपचैट छोड़ दिया, और मतलब अच्छा लगता है अब छोड़ के कि क्या इंसेंटिव है, कुछ नहीं है सर भेजने का, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, आप उस लूप में फंस जाते हो, लूप में फंस गए हो और बस आप ये कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। एमबीबीएस कॉलेज में मैं जब भी जाता हूँ बच्चे फोटो खींचने के लिए कैमरा नहीं निकालते मोबाइल का, स्नैपचैट के फिल्टर से शुरू करते हैं पहले ही। और मैं देखता हूँ मेरे मुंह पे पूरी लिपस्टिक लगी हुई है, मैं कहता हूँ ये क्या खोला है तूने, कैमरे से फोटो खींच ले। सारे बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में ये बहुत ज्यादा देखा है, इंजीनियरिंग में फिर भी कम है, या शायद वहाँ गर्ल्स कम है, गर्ल्स कम है, दर्द मैं समझ सकता हूँ लड़कों का, बट एमबीबीएस के अंदर ये चीज है। सर फिल्टर्स आते हैं ना स्नैप पे ज्यादा, तो इसलिए सर, और नॉर्मल कैमरा में फिल्टर्स नहीं आते हैं और सबको सुंदर दिखना है तो स्नैपचैट। डू यू मिस द फन कॉलेज लाइफ, या फिर भी इंजॉय कर लेते हो? आप क्लास भी जा रहे हो, ऑनलाइन मेडिट से पढ़ाई भी कर रहे हो, कॉलेज में टॉप भी कर रहे हो, क्या फन कॉलेज लाइफ बचती है या नहीं बचती इन सब के बाद?
सर डिपेंड करता है कि आप किस में फ़न ढूंढते हो। मेरे लिए सर पहले शायद जब मैं नहीं आई थी तो मेरे लिए फ़न कुछ और था, पर अब जब मैं आ गई तो मेरे लिए फ़न होता है मी टाइम, कि आप बाद में आराम से बैठे हो, खाना आराम से खा रहे हो, खाना खाते हुए कुछ देख ली, सीरीज़ देख ली, या उसके बाद आप टाइम से सो भी रहे हो और फिर सुबह उठ रहे हो आप टाइम से। तो मेरा फ़न आज के दिन वो चेंज हो चुका है। शायद पहले जब मैं नहीं आई थी तो इमेजिन करके कि मेडिकल कॉलेज में ये फ़न होता है और वो फ़न होता है, शायद मैं उसको फ़न कहती थी, पर मेरे लिए आज के दिन ये फ़न है। आपको लगता है आप फिट नहीं हो पाए उस फन वाली लाइफ में? यस सर। सर मुझे फिट नहीं हो पाई या फिट नहीं होना था, कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी और मैं नहीं करना चाहती, मतलब वो सब जो बाकी लोग कर रहे हैं, मैं इसमें खुश हूँ तो ठीक है। और ऐसा लगता है कि कब तक इसको फॉलो करते रहेंगे, फिर ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है। मतलब ऐसा होता है रैट रेस है और आप भी उसी में भाग रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए जिसमें आप खुश हो। हॉस्टल में अंदर कॉलेज में एक दिक्कत ये होती है कि रूम में अनवांटेड गेस्ट हमेशा चले आते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल दोनों में आते हुए दरवाजा खटखटाए, क्या कर रही है तू, क्या चल रहा है, फिर बैठ गए, फिर जाते नहीं है बाहर। क्या ट्रिक लगाते हो भगाने के लिए? सर ये फर्स्ट ईयर में होता था। हाँ, बहुत बहुत जमघट बैठता है। तो तब तो नहीं पढ़ पाते थे, तब बुरा भी लगता है यार, आके बैठ गए अब क्या करें। फिर अब भगा तो सकते ही नहीं, फिर बुक खोल के बैठ जाती यार, पढ़ना है, ये करना है, काइंड ऑफ ऐसे। फिर अब कभी तो लगेगा सामने वाले को, कभी तो शर्म आएगी, कभी तो उठ के जाएगा। लेकिन सर अभी ना कुछ टाइम से हम लोग को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, लाइक 6 गर्ल्स को, हमारे बैच की। तो उसमें ये फ़ायदा है कि सीनियर्स रह रहे हैं। अब सीनियर्स हमारे रूम में क्यों आएंगे? इंटरेक्शन नहीं, मतलब इंटरेक्शन है, लेकिन वो अपने ही ग्रुप में बिजी हैं, हम लोग भी हैं। तो अब लगता है यार अच्छा है, कोई नहीं है अभी, मतलब हमारे बैच वाले आने वाले हैं हमारे हॉस्टल में, लेकिन ये लगता है यार ठीक है, कम लोग हैं, आपको अपना स्पेस मिल रहा है। वरना कुछ काम हुआ, ये है वो है, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो चीज़ है। ठीक है, कभी कभार मिस भी करती हूँ कि यार बैच वाले होते तो कभी उनके रूम में भी चले जाओ, आपको बोर होता है, कुछ होता है, पर ठीक लगता है अब। आपके ग्रुप में कोई ऐसी लड़की है जिसको एग्जाम के पहले कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसके बाद सबको मिसलीड कर देती हो? सर ऐसे तो ग्रुप में नहीं, मतलब होते हैं कॉलेज में कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लो, ये कर लो, आते हैं नहीं वो। हाँ, तो सर ये तो होता ही है, पर ठीक है, मतलब मैं इतनी प्रिपरेशन करके रखना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर में फंस जाते हैं ना इन सब चक्कर में बच्चे, फंस जाते हैं, क्योंकि सर हम लोग सीनियर से वो लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट क्या है मैम, इंपॉर्टेंट बता दो। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफ में अगर इंपॉर्टेंट आया तो ठीक है, अब उसके अलावा आ गया तो दिक्कत हो गई। और 10 मार्क्स में आ गया, 15 मार्क्स में आ गया तो ज़्यादा दिक्कत हो गई कि भाई फिर आपको लगता है ये तो आता नहीं। तो अब मैंने फर्स्ट ईयर के बाद इतना मैंने करके देखा है कि मतलब जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में तब भी वो इम्पोर्टेंट बताते हैं, और अब धीरे धीरे आपको भी पता चलने लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि जो कॉमन है वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक टीबी हो गया या जो भी चीज़ें, डायबिटीज़ हो गई, तो ये इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि ज़्यादा कॉमन है। तो अब ये है कि आप वो चीज़ अच्छे से करोगे, और बाकी क्या डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है? नो सर, सही में तो नहीं है। और कैसे हो सकता है किसी भी इंसान को? सर फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक तो हेरिडिटरी, उसके अलावा सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, लाइक ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग वगैरह भी कंट्रीब्यूट करता है, मेनली ओबेसिटी वगैरह की वजह से, और लाइफस्टाइल हेरिडिटरी बहुत बड़ा फैक्टर है। यस सर। तो सर अब पता चल गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से करते हो, और बाकी अनइम्पॉर्टेंट भी आप पढ़ के रखते हो कि ठीक है आएगा, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये देखती हूँ कि आज पेपर के हिसाब से नहीं, जब मैं आज यहाँ से करने के बाद जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो मेरे पास अगर कोई पेशेंट आएगा और अनइम्पॉर्टेंट वाली डिजीज़ में से आए, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी उसे कि यार ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं नहीं कर सकती तेरा ट्रीटमेंट या जो भी। तो इसलिए मैं करके रखती हूँ अब तो। वैसे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जब शुरू में पहली बार, दूसरी बार पूरे दिन आप रह रहे हो, पोस्टिंग हो रही है, पूरे दिन नहीं कुछ घंटों के लिए रोज जा रहे हो, बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है स्टार्टिंग में। यस सर। क्या धीमे धीमे फिर वो एक मैकेनिकल आपको नॉर्मल लगने लगा? यस सर, शुरू में बहुत थकान हो जाती थी यार, क्लास करनी है, फिर लंच करने हॉस्टल आना है, फिर वापस जाना है क्लास में, 2-2 घंटे बैठना है, नहीं बैठे जाता था। पर अब धीरे धीरे, अब शुरू में तो फर्स्ट ईयर में आप हॉस्पिटल पे नहीं जाते हो, अब फिर सेकेंड ईयर में पोस्टिंग लगने लगती है, तब थोड़ा सा लगता है यार हॉस्पिटल भी जाना है, क्लास भी जानी है, लंच भी करना है।
पर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। पोस्टिंग में कई बार आपसे वो काम भी करा देते हैं जो एक्चुअली में नर्सेज और कंपाउंडर को करना होता है, किसी की वुंड क्लीन करना हुआ और ऐसी बहुत सी, जैसा कोई इंसिडेंट हुआ? हाँ सर, वो हमसे तो अभी नहीं करवाते हैं, मतलब हमसे अभी मुझे याद है थोड़ा रिसेंटली बोला था एक मैम ने कि आप इसमें पानी ले आओ, ये डब्बी ले आओ, तो उनको ही एक सीनियर मैम ने बोल दिया था कि इनसे नहीं कराओ क्योंकि ये अभी स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न से कराना है तो करा लो बट अभी इनसे नहीं। तो इंटर्न से करवाते हैं सर, हमसे तो नहीं कराते हैं। बहुत बढ़िया यार, काफ़ी सारी बातें हुई हम लोग की MBBS लाइफ के ऊपर, बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, फिर टॉप मार के फिर से आओ, फिर से तुमसे और बातें करेंगे कि थर्ड ईयर की पढ़ाई कैसे करते हैं, थर्ड ईयर में क्या चल रहा है। फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे आप उन बच्चों को जो अभी MBBS में होंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं चल रही है, कैसे कम बैक करें वहाँ से? मेरे हिसाब से कि अगर ये आप अपने पैशन से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ये सोच के कि पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाने हैं। क्योंकि जिस चीज़ में पैशन हो जाता है ना तो वो आप और बेटर करते ही करते हो। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जिस चीज़ में मतलब पैशन से की हुई चीज़ बहुत बेटर स्कोर भी दिलाती है और आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी रहती है। तो मेरा तो ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो उसमें पैशन से पढ़ो, खाली जस्ट फॉर स्कोरिंग मार्क्स या जस्ट फॉर पासिंग मत पढ़ो। बहुत बढ़िया। आपके हॉस्टल में स्कूटी किसके पास है? सर कुछ फ्रेंड्स के पास। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते होंगे जिनके पास स्कूटी होती होगी। हाँ सर, कुछ चाहिए तो फिर ये होता है कि हाँ यार स्कूटी दे दे या कुछ दे। सबको दोस्ती याद आ जाती होगी। लेकिन सर तब उनकी स्कूटी गायब हो जाती है, तब उनकी स्कूटी गायब रहती है। एक्चुअली वो लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग की अभी बाइक बहुत कम लोगों के पास होती थी तो सब बाइक दे दे तो बढ़िया। बहुत अच्छा लगा है बात करके। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।